तो तिरंगा मैंने उस टाइम पे मतलब मोस्टली रोमांटिक फिल्में बन रही थी, तो मैंने सोचा क्यों नहीं देशभक्ति के ऊपर कोई ऐसी फिल्म बनाई जाए। फिर मैंने रजनी जी को फ़ोन किया, लेकिन मेरे को एक डर लग रहा है बोलते हैं। तो राजकुमार साहब की वजह से रजनी सर नहीं आए इसमें। नहीं आया। नसीर भाई को जब सुनाया तो नसीर भाई भी इसी पॉइंट पे ना बोल दिए। तो मैंने फ़ोन किया, है ना वो, तो बोलता मैं कमर्शियल फिल्में नहीं करता। अच्छा। सीधा जवाब दिया। फिर उसने एक शर्त रखी, हाँ बोले देखो अगर राजकुमार जी ने सेट पे इंटरफियर किया ना हाँ। तो मैं सेट छोड़ के चला जाऊंगा और वापस कभी नहीं आऊँगा। फिर मैंने राज साहब को फ़ोन किया, बोले और कुछ बोला? मैंने हाँ वो बोला कि अगर राज साहब इंटरफियर करेंगे ना तो मैं सेट छोड़ के चला जाऊँगा। और उसमें भी देखिए मैंने शिवाजी पार्क में मतलब पुलिस डे के दिन शूटिंग किया था वो, और अच्छा। सारी ओरिजिनल पुलिस है जो हाँ। सलामी देती। यस, उन्होंने हेल्प किया था मेरे को पुलिस डिपार्टमेंट में, तो सारे ओरिजिनल पुलिस है और सारी राइफलें भी उन्होंने पूरा फायरिंग सलामी सब दी थी। ओरिजिनल की थी। यस मेरे साहब आपने एक फिल्म बनाई थी तिरंगा, जी। उसके कहा जाता है कि राजकुमार साहब के साथ काम करना उतना आसान नहीं था। आप सबसे पहले ये बताइए, दो लोगों को, नाना पाटेकर और राजकुमार, इन दोनों के बारे में, जैसे नाना साहब के बारे में भी बात की जाती है कि यार उनके साथ भी काम करना आसान नहीं है, हालांकि आपने 3 फिल्में उनके साथ की है, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था दोनों के साथ काम करने का? सबसे पहले यहाँ से बात। देखिए राज साहब के साथ तो ऑलरेडी मैंने 2 फिल्में की थी, हाँ, मरते दम तक मरते दम एंड तक जंगबाज। एंड जंगबाज जी। ये थर्ड फिल्म थी। राज साहब का भी रिकॉर्ड है, कोई डायरेक्टर के साथ 3 फिल्में नहीं की उन्होंने। हाँ। हाँ, ये मेरे साथ ही 3 फिल्में की। तो तिरंगा मैंने उस टाइम पे मतलब मोस्टली रोमांटिक फिल्में बन रही थी। मनोज साहब के बाद देशभक्ति मतलब साइडवेज मोस्टली हो गए थे, हाँ सब्जेक्ट नहीं बन रहे थे। बिल्कुल। तो मैंने सोचा क्यों नहीं देशभक्ति के ऊपर कोई ऐसी फिल्म बनाई जाए कि वापस देशभक्ति का एक माहौल मतलब क्रिएट किया जाए। तो मेरे दिमाग में आया तो टाइटल तिरंगा मैंने रजिस्टर करवाया। फिर उसके बाद वो स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट किया और उसमें मैंने राज साहब को दिमाग में रखा था पहले। अच्छा। हाँ, और सेकंड कैरेक्टर बाद में मैंने सोचा कि फाइनल करेंगे किसको लेना किसको नहीं। अच्छा, तब तो तक फिर नाना पाटेकर नहीं थे नहीं, तो जहन में। उस टाइम पे फिर लिखते वक्त मेरे दिमाग में आया, किसी ने मेरे को बोला मेहुल जी रजनी सर को ले लीजिए। अच्छा। हाँ, वो कैरेक्टर के लिए। हाँ। तो मैं बोला हाँ, तो वो फिर दिमाग में रखा था मैंने। और रजनी जी का ओरिजिनल नाम है शिवाजी राव। हाँ। वो मैंने पिक्चर में भी उनका नाम शिवाजी राव वागले रखा। अच्छा। तिरंगा। हाँ। फिर तिरंगा अनाउंसमेंट हुई। उस टाइम पे स्क्रीन में 3 पेज आते थे, तो मैंने एक पेज राज साहब का आया, एक पेज था इसमें बैक में इंस्पेक्टर का कैरेक्टर कौन था, क्योंकि फाइनल नहीं हो रहा था कैरेक्टर। अच्छा। और तीसरे पेज में वो तीनों लड़के थे। तो मेरे को काफ़ी लोगों के फ़ोन आए, बोलते मेहुल भाई आपका पिक्चर तो अनाउंसमेंट हुआ तिरंगा, राज साहब है लेकिन वो दूसरा कैरेक्टर कौन है इंस्पेक्टर के बैक में खड़ा हुआ है। मैंने कहा, वो अभी फाइनल नहीं है, हो जाएगा 1-2 वीक में। अच्छा। तो मेरे को काफ़ी लोगों के फ़ोन आए। फिर मैंने रजनी जी को फ़ोन किया। अच्छा। रजनी जी को मद्रास मिलने भी गया, टाइम भी दिया उन्होंने मेरे को, घर पे जाके कहानी सुनाई। कहानी उनको बहुत अच्छी लगी। बोलते सर सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा है, मेरा कैरेक्टर भी बहुत अच्छा है और आपने नाम भी शिवाजी राव रख दिया है बोलते, लेकिन मेरे को एक डर लग रहा है बोलते। मैंने सर क्या डर है? तो बोलते राज साहब। अच्छा। हाँ, हाँ। आपके साथ फिल्म करने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। बोलते नेक्स्ट टाइम कभी भी कोई भी अच्छी स्क्रिप्ट लेके आओगे आई विल डू, लेकिन इसमें मेरे को माफ़ कर दो। अच्छा, हाँ, तो राजकुमार साहब की वजह से रजनी सर नहीं आए इसमें। नहीं आया। हाँ। तो फिर मैं बोला चलो ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। मैं उनके घर से फिर वापस आया बॉम्बे। मैंने सोचा अब किसको दिया जाए। तो फिर वापस मेरे दिमाग में नसीर भाई आए उस टाइम पे। अच्छा, नसीरुद्दीन शाह। हाँ, अच्छा। राज साहब के साथ नसीर भाई भी उस कैरेक्टर में हाँ। बेटर लगेंगे। अच्छा। तो नसीर भाई को जब सुनाया तो नसीर भाई भी इसी पॉइंट पे ना बोल दिए। बोले राज जी के साथ मेरा नहीं जमेगा मेहुल भाई, उनका नेचर मतलब सेट पे कभी कोई भी प्रॉब्लम हुआ बिना मतलब का टेंशन नहीं चाहिए। तो मैं एकदम मैं बोला यार कौन कैरेक्टर को। फिर हमारे जो उस टाइम पे पब्लिसिटी डिजाइनर थे स्टूडियो लिंक वाले, अच्छा। उसने मेरे को नाम दिया, बोले मेरे भाई नाना पाटेकर को साइन करो। अच्छा। नाना पाटेकर की प्रहार रिलीज हुई है लेकिन इतनी हिट नहीं हुई है बोलते, तो उसके पास अभी कोई फिल्म भी नहीं है तो कर सकते। मतलब मेरे पास तो नाना का नंबर है नहीं, मैंने कभी उसको मिला भी नहीं मेरा। तो बोले मैं आपको नंबर घर का देता हूँ, बात कीजिए। तो उस टाइम पे मोबाइल तो थे नहीं, तो मैंने फ़ोन किया नाना को, तो बोलता मैं कमर्शियल फिल्में नहीं करता। अच्छा। सीधा जवाब दिया। तो मैंने भी बोला मैं देखो जब तक कमर्शियल फिल्में नहीं करोगे ना ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड वाइज तुम्हारी पहचान नहीं होगी। हाँ। आर्ट फिल्में तो बॉम्बे से बोरीवली तक चलती है। बोला ऐसे ही बोला मैं। अच्छा। अच्छा ऐसा तेरी कमर्शियल फिल्म है? बोला हाँ प्योर कमर्शियल। बोले क्या टाइटल है? मतलब तिरंगा। अच्छा तिरंगा टाइटल है? बोला हाँ। बोले कहानी में ना कहानी कंप्लीट है, सीन वाइज सुनना चाहो मैं सुना सकता हूँ। तो बोले एक काम करो कल सुबह 11 बजे मेरे घर पे आ जाओ, मैं कहानी सुनूंगा सीन में।
फिर मैं लोखंडवाला एड्रेस किया, गया उधर, कहानी सुनाई, कहानी उसको बहुत अच्छी लगी, बोले मेरा कैरेक्टर तो बहुत अच्छा है, क्या प्राइस दोगे? मतलब मेरी फिल्म ऑल इंडिया क्लोज है, इस कैरेक्टर का बजट मैंने रखा है, लेकिन प्राइस तो अभी मेरी फिल्म तो ऑलरेडी बिक चुकी है, इस कैरेक्टर के बिना है। मतलब हाँ। हाँ, अच्छा। ऑल इंडिया क्लोज हो गई थी। हाँ। तो मैंने बोला कि देखो, फिर भी मैं बोला मेरा बजट इसके लिए मेरा 5 लाख रुपया है। अच्छा। तो बोला मैं 5.5 लाख लूँगा। हाँ। बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ। 5.5 लाख रुपए में उसने तिरंगा की। अच्छा। और मैंने फिर उसने एक शर्त रखी, हाँ। बोले देखो, अगर राजकुमार जी ने सेट पे इंटरफियर किया ना, हाँ। तो मैं सेट छोड़ के चला जाऊंगा और वापस कभी नहीं आऊँगा। अच्छा। मैं बोला राज साहब मेरी कोई फिल्म में इंटरफियर नहीं करते, ये उनकी 3rd फिल्म है। अच्छा। तो बोले नो प्रॉब्लम, आई एम डूइंग दिस फिल्म। मैं बोला मैं कल साइनिंग अमाउंट दे दूँगा 51,000 का चेक। और ऐसे करके मैंने दूसरे दिन साइनिंग अमाउंट का चेक भी दे दिया। फिर मैंने राज साहब को फ़ोन किया, बोला राज जी वो कैरेक्टर फाइनल हो गया। बोले कौन हुआ मेहुल? बोला नाना पाटेकर। अरे नाना को साइन किया? मेरा हाँ। अरे वो तो सेट पे गाली गलौज करता है, मार पिटाई कर लेता है, मेहुल प्रॉब्लम हो जाएगी सेट पे। बोला राज जी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उससे मैंने सारी बातें क्लियर कर ली है, स्क्रिप्ट भी उसको दे दी है। तो बोले और कुछ बोला? मैंने हाँ वो बोला कि अगर राज साहब इंटरफियर करेंगे ना तो मैं सेट छोड़ के चला जाऊँ। क्लियर कर दिया हाँ। कि आप भी इंटरफेयर मत करो। तो राज साहब बोले मेहुल तुम्हारी फिल्म में मैं कौन सा इंटरफियर करता हूँ, हाँ। जो भी है बनेगी, टेंशन मत लो। बोलते गो हेड, ऊपर वाले ने चाहा तो 6 महीने में ये भी कंप्लीट करेंगे। अच्छा। और उसके बाद हाईलाइट हुआ मुहूर्त के दिन। हम्म। मुहूर्त के दिन मेरे को बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर, नाम नहीं लूंगा मैं उनका, उन्होंने मेरे को मतलब क्या बोला मालूम है? बोले भगवान करे तेरा ये तिरंगा लहराए, हाँ। एक ईस्ट है दूसरा वेस्ट है, और 6 महीने में प्लानिंग करके बैठा है। अच्छा। बोला देखो, और वो पिक्चर 6 महीने में कंप्लीट हुई और पीसफुली बनी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बिल्कुल। तो मतलब काफी उलझन हाँ। हुई होगी, मतलब ये जान के कि एक आदमी ऐसे बोल रहा है, एक आदमी ऐसे बोल रहा है। पूरी इंडस्ट्री वाले मतलब सोचते थे कि ये पिक्चर शायद कंप्लीट ना भी हो, सेट पे अच्छा। कुछ तो प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन सेट पे ऐसा कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हाँ, बिगिनिंग के शेड्यूल में रस सब ना अलग अलग बैठते थे, कभी बातें ज़्यादा नहीं करते थे। अच्छा। हाँ, तो मैंने बोला इनको कंबाइन करने के लिए कुछ एक आइडिया ऐसा करते हैं, पहले वो गाना कर लेते हैं, बाद अच्छा। में फिर क्लाइमैक्स ने ये सब बाद में करेंगे। ओके। तो वो गाना था पीले पीले ओ हाँ मोरे राजा। हाँ हाँ। तो राज साहब को मैंने नाना को बताया राज जी नेक्स्ट शेड्यूल में हम लोग वो गाना कर रहे हैं, पीले पीले वो मोरे राजा, पीले पीले वो मोरे जाने वाला। तो बोले ठीक है, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं। और उस गाने में मतलब उनका क्लोजनेस बढ़ गया। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो गाना मस्ती वाला था, ड्रिंक वाला था, आर्मी ऑफिसर हाँ का हाँ पूरा हाँ। था। तो मतलब दोनों एकदम नज़दीक आ गए और काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप भी हो गई। फिर खाना भी साथ में, उस टाइम पे तो आर्टिस्ट लोग साथ में खाना खाते थे ना। हाँ आज मतलब अलग अलग वैन में बैठते, कोई साथ में खाना नहीं खाता। हाँ उस हाँ। टाइम पे वो नहीं था, तो खाना भी साथ में खाना। उसके बाद फिर क्लाइमैक्स कंबाइंड सीन जितने थे मैंने किए और एकदम पीसफुली फिल्म कंप्लीट हुई। तो वाकई में मतलब राज साहब के बारे में जो इतना ये कहते हैं कि बहुत ही अल्हड़ मिजाज था उनका, लोगों से जल्दी बनती नहीं थी, सेट पे बहुत तकलीफ देते थे। वाकई में आप तो कह रहे हैं कि 3 फिल्में आपने की, इकलौते डायरेक्टर हैं, आपको तकलीफ क्यों नहीं दी? आप वाकई में उनका मिजाज वैसा था? नहीं, राज साहब का देखिए, मैंने राज साहब को जितना करीब से मैंने देखा ना, मेरे को राज साहब को क्या है मालूम है, आप एक बार कन्विंस कर दो ना, कन्विंस करने के बाद उनको स्क्रिप्ट, उनको पूरी स्क्रिप्ट उर्दू में चाहिए थी। अच्छा। हाँ, हालांकि उनकी इंग्लिश हाई फाई थी, वो मतलब बहुत एजुकेटेड आदमी थे, लेकिन फिर भी वो बोलते नहीं, जब फिल्म बन रही है तो उस लैंग्वेज की स्क्रिप्ट चाहिए मेरे को। तो मैं उर्दू में ही उनको स्क्रिप्ट देता था पूरी को भी। उर्दू में लिखी हुई? हाँ पूरी, उनको और धर्म जी को भी, दोनों को उर्दू में चाहिए। अच्छा। हाँ, तो मैं हमेशा, मेरा एक असिस्टेंट उर्दू वाला मैं रखता था, अच्छा। कॉपी सीन में कोई चेंज है तो करके उनको दे सके। हाँ। तो राज साहब का मतलब वो एक बहुत अच्छी, तो मैं पूरी स्क्रिप्ट दे देता था, फिर डिस्कस कर लेते थे, राज जी इसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो हम अभी डिस्कस करते हैं, सेट पे कोई चेंज नहीं होगा, कोई डिस्कशन नहीं होगा। तो उस टाइम पे फिर मतलब मेरा राज साहब के साथ बहुत अच्छा ट्यूनिंग हो गया था, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो राज साहब तो हमेशा जो बोलो कभी भी करने को तैयार हो जाते, मेरे सेट पे कोई टेंशन कभी नहीं रहा। अब सोचिए ना, राज साहब ने लाइफ में कभी किसी के मैरिज फंक्शन में अटेंड नहीं किए। अच्छा। मेरी बेटी शमीम की शादी में जब मैं उनको कार्ड देने घर पे गया, हाँ। तो शमीम उनके ड्रेस भी बनाती थी, तो बोले कि मेरी बेटी की शादी है मेहुल, मैं क्यों नहीं आऊँगा। और होराइजन में रिसेप्शन बहुत बड़ा था, वहाँ पे वो आए शादी में। अच्छा। और लोग हैरान हो गए कि राज साहब यार मैरिज में आए हो, तो कमाल है। तो वो मतलब इतने करीब हो गए थे फिर राज साहब से। नाना पाटेकर की भी ऐसी Yes, इमेज है, yes. लेकिन आपने उनके साथ 3 फिल्में की। आपको तकलीफ नहीं दी उन्होंने कभी? नाना के साथ भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई था। मैंने जब कोहराम की ने, तो अमित जी की
कि नाना के साथ फर्स्ट टाइम कर रहे थे। हाँ। तो तभी भी मेरे को अमित जी बोल रहे थे कि मेहुल जी, नाना के साथ आपकी थर्ड फिल्म है, लेकिन मेरी पहली फिल्म में कुछ मैं सर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके पास स्क्रिप्ट है, उसके पास स्क्रिप्ट है, इजी फिल्म बनेगी, कोई टेंशन नहीं। कमाल, अद्भुत है। तिरंगा की बात, वापस आते हैं तिरंगा पर। तिरंगा के भी कई सीन्स हम देखते हैं सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर होते हैं। एक तो जब कमज़ोर पड़ता है कहीं पे, तो वो एक सीन है क्लाइमैक्स का, तुम्हारे ये हमारे पास अब तुम्हारे मिसाइल में सिर्फ हवा रह गई है, वो सीन जो डिफ्यूजर, राजकुमार साहब डिफ्यूज, हाँ हाँ, उस सीन के बारे में अगर बात करें। बस वो मिसाइल्स हम लोग जब बनाए थे ना, तो हम लोग ने खुद नहीं बनाए थे। तो यहाँ का सांता क्रूज का जो आर्मी कैंप है ना, वहाँ पे मैं गया था। पहले मैं शूटिंग वहाँ करना चाहता था। अच्छा। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई यहाँ पे आप मतलब ये नहीं कर सकते क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आप कहीं भी शूटिंग करो, हम आपको कॉपरेट करेंगे पूरा करते। हाँ तो पूरी मिलिट्री की बस भी उन्होंने दी थी। काफ़ी मतलब आर्मी के कितने लोग भी थे हाँ उसमें, हाँ। सिपाही जितने थे सब। और वो मिसाइल्स उनके आइडिया के मुताबिक मैंने लगाया था। अच्छा। हाँ, क्रेन के ऊपर, फिर नाम रखा था उसका अग्नि। फिर मैंने उनको पूछा था वहाँ के एक आदमी को, मैंने बोला ये मिसाइल्स अगर कुछ मतलब इसमें कोई ऐसी मिस्टेक होती है कि जो मिसाइल्स टेक ऑफ ही नहीं हो रहे, हाँ तो बोले हाँ सर, उनका जो डिफ्यूज़र होता है ना, हाँ। वो अगर निकाल दिया जाए ना, तो कुछ भी करो कुछ नहीं होता। तो अच्छा। वो मेरे दिमाग में था। तो बोला अभी डिफ्यूज़र, बोले डिफ्यूज़र तो अभी मतलब एक छोटा-सा एक होता है बेटा, हाँ वो एक। आप कुछ भी। तो मैंने फिर अपने हिसाब से आर्ट डायरेक्टर को बोल के मैं बोला एक ऐसा कुछ बनाओ, हाँ स्पेयर पार्ट जैसा कि जो डिफ्यूज़र लगे। लगे। वो हाँ उन्होंने बनाया हाँ। और वो उसमें 2 वायर भी रखे थे। हाँ, राजकुमार साहब वही लेके, वो हाँ निकाल के आते हैं राज साहब। हाँ, तुम्हारा डिफ्यूज यस। हमारे हाथ में है। और वो मतलब बाद में फिर वो जो मिसाइल्स है वो मैंने उनको दिए वो मिलिट्री कैंप में। अच्छा उन्होंने वहाँ पे गार्डन में रखे, अच्छा। सांता क्रूज सांता क्रूज गार्डन में। मिलिट्री कैंप है ना जो, हाँ 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 उसके हाँ। अंदर। अच्छा अच्छा। तिरंगा का भी जो विषय था, अ, वो भी आप समझिए देशभक्ति से ही बहुत यस। ज़्यादा जुड़ा हुआ था। ये आइडिया भी थोड़ा सा, अगर हम फिल्म के आइडिया पे, कहानी पे अगर बात करें तो कहाँ से? मतलब उसमें भी मैंने देखिए कहानी मतलब काफ़ी आर्टिस्ट थे उसमें भी, हाँ क्योंकि मैंने सोचा आउट एंड आउट एकदम देशभक्ति पे बनाएंगे तो शायद लोगों को पसंद ना भी आए, हाँ। लेकिन देशभक्ति का मूड थ्रू आउट फिल्म में रहे। हम्म और बाकी के कैरेक्टर भी, रोमांटिक कैरेक्टर भी आए, कॉमेडी भी हम्म आए, सब कुछ था। पूरी कमर्शियल फिल्म थी वो, हाँ देशभक्ति के साथ साथ। तो लोगों को पसंद आया। फिर उसमें एक आर्मी का कैरेक्टर रखा और एक पुलिस ऑफिसर रखा, नाना का। नाना का पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर भी बहुत ज़बरदस्त था। बहुत मतलब ज़बरदस्त था। कितनी बार उसको मतलब सस्पेंड किया गया था, हाँ क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट आदमी था, क्लियर कट आदमी था। तो वो मतलब उसका कैरेक्टर ही बहुत ज़बरदस्त है। उसका वो शमशान वाला सीन देखिए, जहाँ उसको सस्पेंड करते हैं मिनिस्टर साहब, जो बोलता है वो अंधी और बहरी दिल्ली, बिल्कुल। जो बोलती है करते हाँ, कुछ नहीं है होता है। करती कुछ नहीं तो है। वो सारी चीज़ें मतलब इंसिडेंट्स जो जो हुए थे वो सारे मैंने रखे थे। और उसमें भी देखिए मैंने शिवाजी पार्क में मतलब पुलिस डे के दिन शूटिंग किया था वो। और अच्छा। सारी ओरिजिनल पुलिस है जो सलामी हाँ। देती। यस, उन्होंने हेल्प किया था मेरे को, पुलिस डिपार्टमेंट ने, कि भाई इतना अच्छा आपने बताया देशभक्ति का है। और मतलब जो मरता है वो आदमी भी देशभक्ति के लिए भी मरा हुआ है। किस नाना का कैरेक्टर है, तो सारे ओरिजिनल पुलिस है और सारी राइफलें भी उन्होंने पूरा फायरिंग सलामी सब दी थी। ओरिजिनल की थी। यस, पूरी पूरी। ग्रेट। ये यही सब कहानी तो हाँ। सुनने में ये। अच्छा, कुमार साहब जब सीन करते थे तो उनका एक अपना अंदाज होता था, अपना स्टाइल होता है। जानी हम तुमसे क्या बात करें, हमारे जूते तुमसे बात करेंगे। तो ये सारे जो सीन्स थे वो डायरेक्ट करने पड़ते थे या वो खुद से? नहीं, राज साहब को दिमाग में रख के मैं सीन लगता, जितने भी राज साहब के सीन है ना देखिए, तो इसलिए मेरी उनकी ट्यूनिंग ज़्यादा थी। अच्छा। क्योंकि मैं कोई भी सीन ऐसे नहीं रखता था कि जो राज साहब के मतलब डाइजेस्ट नहीं हो, या राज साहब को देखने के बाद पब्लिक तालियां सीटियां नहीं बजाए। अच्छा। हाँ, तो हमेशा मेरी हर फिल्म में राज साहब के जितने कैरेक्टर हैं ना, मैंने राज साहब की स्टाइल में ही उनको प्रेजेंट किए। उनको कहीं भी कोई ऐसा सीन नहीं दिया कि जहाँ वो मतलब डल दिखे। वो राज साहब मतलब राजकुमार इज राजकुमार, उस स्टाइल में ही सीन रखे। इसलिए वो मेरे साथ कभी भी बोलते मेरे तुम करेक्ट सीन लिखते हो, बोलते मेरी स्टाइल के, ताकि मतलब सीटियाँ तालियाँ भी बजती है। चलिए, थैंक यू सर।